तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खतरनाक ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड। इस मूवी में हमें एक ऐसे डेडली ज़ॉम्बी वायरस की कहानी दिखाई जाती है जो देखते ही देखते पूरे शहर में फैल जाता है और वहां के लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि गवर्नमेंट उस पूरे शहर को क्वारंटाइन करके दुनिया से पूरी तरह अलग कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज ने शहर के अंदर अपना एक खौफनाक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब कोई भी इंसान उस शहर में जाने की सोचता तक नहीं, क्योंकि वहां कदम रखना मतलब मौत को खुद दावत देना था। लेकिन तभी कुछ लोगों का एक ग्रुप अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसी नर्क जैसे शहर में जाने का फैसला करता है, जहां उनके सामने ऐसी डरावनी और जानलेवा मुश्किलें आती हैं जिन्हें देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। अब उनका असली मिशन क्या था और क्या वे लोग उन खतरनाक ज़ॉम्बीज से बचकर जिंदा वापस लौट पाएंगे, यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम यूएस के कुछ मिलिट्री ट्रक्स को देखते हैं जो एक कंटेनर को किसी दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। उस कंटेनर के आगे पीछे कड़ी सिक्योरिटी थी, जिससे साफ समझ आ जाता है कि यह जरूर गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है। बल्कि उन सोल्जर्स को भी नहीं पता था कि उस कंटेनर के अंदर क्या है। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि इस कंटेनर को शहर से दूर ले जाना है। अब यहीं से थोड़ी दूरी पर हमें एक कपल दिखाई देता है जिनकी रिसेंटली शादी हुई थी। वे घूमने के लिए इसी रास्ते से लास वेगास जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जिस ट्रक में वो कंटेनर रखा था उसे चला रहे सोल्जर्स आपस में उसी कंटेनर के बारे में बात कर रहे होते हैं। बातों बातों में ड्राइवर का ध्यान रास्ते से हट जाता है और वो सामने से आ रही उस कपल की गाड़ी को देख नहीं पाता। इसी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस जोरदार धमाके के बाद वो कंटेनर दूर जाकर गिरता है और उसका दरवाजा भी खुल जाता है। कमांडर तुरंत इस इंसिडेंट की रिपोर्ट बेस पर देता है, लेकिन सामने से मिला जवाब सुनकर वो खुद भी हैरान रह जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि जो सोल्जर्स घायल हैं उन्हें वहीं छोड़ दो और जो भी जिंदा बचे हैं उन्हें लेकर तुरंत वहां से निकल जाओ। लेकिन ये सोल्जर्स कोई फैसला ले पाते उससे पहले ही उस कंटेनर से एक दानव जैसा दिखने वाला आदमी बाहर निकलता है। दरअसल वो एक बेहद फुर्तीला ज़ॉम्बी था। वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को बेरहमी से मार गिराता है। कमांडर अब समझ चुका था कि उसे किस चीज की चेतावनी दी जा रही थी, इसलिए वो चुपचाप अपने एक साथी को लेकर वहां से निकल पड़ता है। काफी दूर आने के बाद दोनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने आसपास कुछ हलचल महसूस होती है। दोनों तुरंत अपनी गन्स निकालकर चौकन्ने हो जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी अंधेरे से निकलकर उन पर हमला कर देता है। उसे देखकर कमांडर की सांसें तक अटक जाती हैं। वो ज़ॉम्बी पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दानव बड़ी आसानी से सारी गोलियां डॉज कर देता है। हालांकि वो उन्हें जान से नहीं मारता, बल्कि सिर्फ काट कर छोड़ देता है और इसी के साथ दोनों इन्फेक्टेड होकर उसकी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इन तीनों ज़ॉम्बीज की नजर लास वेगास पर थी। फिर हमें कुछ दिनों बाद का नजारा दिखाया जाता है जहां पूरा शहर तबाही में बदल चुका था। उन तीनों ने ना जाने कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। बचे कुचे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि कुछ ही दिनों में पूरा शहर इसकी चपेट में आ जाता है। ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट पूरे शहर में बॉम्बिंग करवाती है। साथ ही बड़ी संख्या में सोल्जर्स भी भेजे जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोकना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसी बीच हमारी मुलाकात मिलिट्री ऑफिसर स्कॉट से होती है, जो अपनी पूरी टीम के साथ ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहा था। लेकिन जब उन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब गवर्नमेंट लास वेगास को पूरी तरह लॉकडाउन करने का फैसला करती है। इसकी जानकारी मिलते ही स्कॉट तुरंत अपनी टीम के साथ शहर की सरहद से बाहर निकल जाता है। लॉकडाउन के बाद न कोई शहर के अंदर जा सकता था और ना ही कोई बाहर आ सकता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनके घरों में पैसे और कई कीमती सामान पड़े हुए थे। उन्हें वापस लाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के अंदर जाते थे, मगर एक बार जो अंदर चला जाता उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो पहले एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन बिगड़ते हालातों के कारण अब उसे एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करना पड़ रहा था। इस महामारी की वजह से कई लोग अपनी जॉब्स खो चुके थे, इसलिए कुछ लोग दूसरे शहरों में जाकर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां स्कॉट हर रोज की तरह अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी वहां सूट बूट पहना एक शख्स आता है। वो अपना नाम बिली बताता है। बिली कोई आम आदमी नहीं था, उसके पास बेहिसाब दौलत थी। दरअसल
लास वेगस के अंदर उसका सबसे बड़ा कैसीनो था, जो अब ज़ॉम्बीज के बीच वीरान पड़ा हुआ था। फिर स्कॉट उससे पूछता है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? जिस पर बिली बताता है कि उसके कैसीनो के वॉल्ट में $200 मिलियन से भी ज्यादा की रकम फंसी हुई है, जिसे वो उन ज़ॉम्बीज की वजह से चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकता। इतनी बड़ी रकम सुनकर स्कॉट के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना पैसा अंदर लावारिस पड़ा हुआ है। स्कॉट उससे पूछता है, तो फिर तुम इसमें गवर्नमेंट की मदद क्यों नहीं लेते? लेकिन बिली बताता है कि अगर उसने गवर्नमेंट को उन पैसों के बारे में बता दिया तो उसके सारे पैसे जब्त कर लिए जाएंगे और साथ ही उसे जेल भी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट छिपाकर रखना खुद एक क्राइम था। इसलिए वो इस काम के लिए स्कॉट की मदद लेना चाहता था। फिर बिली कहता है, अगर तुम उस नर्क से मेरे पैसे वापस ले आए तो उनमें से $50 मिलियन तुम्हारे होंगे। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी, उसे ये काम सिर्फ 96 घंटों के अंदर पूरा करना होगा, क्योंकि ठीक 96 घंटों बाद गवर्नमेंट लास वेगास पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाली थी, जिससे ज़ॉम्बीज तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके $200 मिलियन भी राख बन जाएंगे। इसलिए जो कुछ करना था वो अगले 4 दिनों के अंदर ही करना था। अब ये सारी बातें सुनकर स्कॉट पूरी तरह सन्न रह जाता है। इसके बाद बिली उसे उस कैसीनो का एक मैप देता है और सोचने के लिए थोड़ा समय देकर वहां से चला जाता है। फिर हमें लास वेगास के बाहर बने क्वारंटाइन कैंप्स दिखाए जाते हैं, जहां वो लोग रह रहे थे, जिनकी फैमिली, घर और जॉब्स, सब कुछ इस महामारी ने उनसे छीन लिया था। यहीं हमारी मुलाकात केट से होती है, जो कैंप में एक वॉलंटियर के तौर पर लोगों की मदद किया करती थी। असल में केट कोई और नहीं बल्कि स्कॉट की अपनी बेटी थी, लेकिन वो अपने फादर से बेहद नाराज थी और उनसे पूरी तरह अलग हो चुकी थी। इसकी असली वजह हमें आगे पता चलेगी। तभी वहां केट की दोस्त गीटा उससे मिलने आती है। गीटा भी बाकी लोगों की तरह अपना सब कुछ खो चुकी थी, इसलिए मजबूरी में उसे अपनी 2 बेटियों के साथ उसी कैंप में रहना पड़ रहा था। लेकिन अब गीटा ने फैसला कर लिया था कि वो भी लास वेगस के अंदर जाकर पैसों का इंतजाम करेगी। ये सुनकर केट तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, अंदर बहुत खतरा है, तुम ऐसा करने का सोचो भी मत। जिस पर गीता जवाब देती है, मुझे पता चला है कि कई लोग अंदर जाकर वापस लौटे हैं, मैं बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, पैसे मिलते ही तुरंत वापस आ जाऊंगी। अगर मैं इसमें कामयाब हो गई तो अपनी बेटियों के साथ किसी दूसरे शहर जाकर नई जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जो सोच रही है वो इतना आसान नहीं है। आज तक जो भी अंदर गया है वो वापस नहीं लौटा, मगर गीता उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। तभी वहां बर्ट नाम का एक गार्ड आता है। वो टेम्परेचर चेक करने के बहाने उनके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा देती है। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जिसकी नींद एक भयानक सपने से टूटती है। दरअसल उसकी पत्नी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और स्कॉट को ना चाहते हुए भी अपने ही हाथों से उसे मारना पड़ा था। यही डरावनी यादें बार बार उसके सपनों में लौटकर उसे हॉन्ट करती रहती थीं, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से केट अपने फादर से पूरी तरह दूर हो गई थी। इसके बाद स्कॉट बिली के दिए हुए मैप को ध्यान से देखने लगता है और आखिरकार फैसला कर लेता है कि वो ये मिशन करेगा। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे एक मजबूत टीम की जरूरत थी। बिल्ली भी इस बात से सहमत हो जाता है। वो स्कॉट से कहता है कि उसकी टीम में एक पायलट और एक सेफ क्रैकर का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैसीनो का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम अब तक इनएक्टिव हो चुका होगा। ऐसे में वॉल्ट को ना पासवर्ड से खोला जा सकता था और ना ही किसी चाबी से। इसलिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उस सेफ को तोड़कर अंदर से पैसे निकाल सके। इसके बाद स्कॉट अपनी भरोसेमंद दोस्त मरिया के पास जाता है। मरिया एक बहादुर फाइटर थी, लेकिन बिगड़ते हालातों की वजह से अब वो गाड़ियां रिपेयर करके अपना गुजारा कर रही थी। फिर स्कॉट उसे अपने मिशन के बारे में बताता है और कहता है कि उन पैसों में उसका भी हिस्सा होगा। मरिया स्कॉट की बहुत अच्छी दोस्त थी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए वो इस मिशन के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने दूसरे साथी विल के पास जाते हैं, जो ज़ॉम्बीज को मारने में काफी एक्सपर्ट था। विल इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन दोस्ती की खातिर वो भी मान जाता है। इसके बाद स्कॉट और मारियाने के पास जाते हैं, जो एक प्रोफेशनल पायलट थी, लेकिन इस महामारी के बाद उसके पास भी कोई काम नहीं बचा था। वो पैसों के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार थी, इसलिए वो स्कॉट की पूरी बात सुने बिना ही इस मिशन के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद ये लोग मिकी नाम के एक शार्प शूटर को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। मिकी ज़ॉम्बीज को मारने में बेहद माहिर था, जिसकी वजह से उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बन चुकी थी। इसके साथ ही ये लोग एक गाइडर को भी हायर करते हैं,
जिसे लास वेगस के अंदर की हर गली और हर रास्ते के बारे में पता था। उसका काम इन्हें सुरक्षित तरीके से अंदर ले जाना था। फिर आखिर में ये लोग एक चोर के पास जाते हैं जिसका नाम साइमन था। साइमन एक ऐसा सेफ क्रैकर था जो किसी भी बड़े से बड़े लॉकर को मिनटों में खोल सकता था। जब साइमन को पता चलता है कि ये लोग उसे लास वेगास के कैसीनो में वॉल्ट खोलने के लिए ले जाना चाहते हैं तो वो हंसने लगता है। उसका कहना था कि ये काम तो उसके बाएं हाथ का खेल है और इसी के साथ वो भी इस मिशन का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने वेपन्स निकालकर जाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर बिली उन सबको मिलने के लिए एक गैराज में बुलाता है जहां उसने कैसीनो का पूरा 3D मॉडल तैयार किया हुआ था। उसी मॉडल की मदद से वो सभी को पूरा प्लान समझाता है। वो कहता है, तुम लोग पहले किसी तरह लास वेगास में दाखिल होंगे, फिर वहां से कैसीनो की बिल्डिंग में जाकर वॉल्ट तक पहुंचोगे जहां साइमन सेफ खोलेगा। उसके बाद तुम्हें अंदर रखे पैसे लेकर वापस ऊपर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा और फिर तुम लोग वहां से निकल जाओगे। लेकिन इसके साथ एक और मुश्किल थी। ये पूरा काम उन्हें सिर्फ 32 घंटों के अंदर खत्म करना था, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक होने में अब सिर्फ 32 घंटे ही बचे थे। साथ ही बिल्ली अपने खास आदमी मार्टिन को भी उनकी टीम में शामिल कर देता है ताकि अगर प्लान में कोई गड़बड़ आए तो वो उनकी मदद कर सके। लेकिन तभी टीम का वो आदमी जो उन्हें गाइड करने वाला था न्यूक्लियर अटैक के डर से पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। अब इन लोगों को बिना किसी गाइड के ही लास वेगास के अंदर जाना था, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। दरअसल लास वेगास के अंदर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। चारों तरफ भारी मिलिट्री सिक्योरिटी तैनात थी। उनसे बचते हुए इतने लोगों का अंदर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए स्कॉट मदद मांगने के लिए अपनी बेटी केट के पास जाता है, क्योंकि केट क्वारंटीन जोन में काम करती थी और किसी को भी अंदर भेजना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। हालांकि केट अभी भी स्कॉट से काफी नाराज थी, लेकिन स्कॉट उससे माफी मांगते हुए उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उसे पूरी बात बताते हुए कहता है, अगर मैं इस मिशन में कामयाब हो गया तो मुझे $15 मिलियन मिलेंगे और मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। यहीं हमें पता चलता है कि स्कॉट मिशन से मिलने वाले पूरे $15 मिलियन केट को देना चाहता था ताकि उसकी आगे की जिंदगी सुरक्षित हो सके। आखिरकार केट उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। फिर वो स्कॉट से कहती है, कल सुबह अपनी पूरी टीम के साथ तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। उसी रात हम गीता को देखते हैं जो केट के मना करने के बावजूद लास वेगास जाने का फैसला कर चुकी थी। उसके साथ 2 और लड़कियां भी थीं। उन्हें लेकर गीता लिली नाम की एक लड़की के पास पहुंचती है। लिली पैसों के बदले लोगों को इल्लीगली शहर के अंदर भेजने का काम करती थी। गीता के बहुत रिक्वेस्ट करने पर लिली उन तीनों को अंदर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां पूरी टीम केट के आने का इंतजार कर रही। तभी विल साइमन को गन चलाना सिखा रहा होता है, क्योंकि साइमन ही टीम का एकमात्र मेंबर था जिसे फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए विल उसे थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग दे रहा था ताकि मुसीबत आने पर वो कम से कम अपनी जान तो बचा सके। फिर थोड़ी देर बाद केट एक बस लेकर वहां पहुंच जाती है और सभी को लेकर क्वारंटाइन जोन की तरफ निकल पड़ती है। इस दौरान बिल्ली का खास आदमी मार्टिन भी उनके साथ था, लेकिन टीम में से किसी को भी वो पसंद नहीं था, क्योंकि ना तो मिशन में उसका कोई खास काम था और ना ही उसके पास कोई यूजफुल स्किल थी। आखिरकार ये लोग क्वारंटाइन जोन तक पहुंच जाते हैं जहां केट उनकी मुलाकात लिली से करवाती है। वो कहती है, आगे जाने का रास्ता तुम्हें लिली बताएगी। असल में लिली वही लड़की थी जो पैसों के बदले लोगों को इलीगल तरीके से लास वेगास के अंदर भेजती थी और पिछली रात उसी ने गीता को भी अंदर भेजा था। अब अपना काम पूरा होने के बाद केट वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर गीता के कैंप पर जाती है जहां उसकी दोनों बेटियां अकेले बैठकर रो रही थीं। तब उसे पता चलता है कि जीटा पिछली रात ही लास वेगास के अंदर चली गई है और जैसे ही उसे पता चलता है कि जीटा को अंदर भेजने के पीछे लिली का हाथ था, वो गुस्से से भड़क उठती है। वो लिली से लड़ने लगती है, लेकिन लिली शांत रहते हुए कहती है, मैंने उसे पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अंदर जाना चाहती थी। अब केट को गीता की बहुत चिंता होने लगती है। उसे लग रहा था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो शायद उसकी दोस्त कभी वापस नहीं लौटेगी। इसीलिए केट फैसला करती है कि वो खुद भी उनके साथ लास वेगास जाएगी ताकि अपनी दोस्त की जान बचा सके। लेकिन स्कॉट अंदर के खतरों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो केट को साथ ले जाने से साफ मना कर देता है। मगर केट भी अपनी इस जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है कि अगर टीम उसे अपने साथ नहीं ले गई तो वो अकेले ही अंदर चली जाएगी और तब खतरा और भी बढ़ जाएगा। अब स्कॉट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और मजबूर होकर उसे केट को अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। साथ ही ये लोग लिली को भी पैसे देकर अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं,
क्योंकि उन्हें एक ऐसे गाइडर की जरूरत थी जिसे लास वेगास के हर कोने की जानकारी हो, और लिली अंदर के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वो गाइडर बनकर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी लिली एक और शर्त रखती है। वो कहती है कि ऑफिसर बर्ट को भी उनके साथ अंदर जाना होगा। ये सुनकर स्कॉट तुरंत मना कर देता है। उसे किसी नए इंसान पर भरोसा नहीं था, मगर लिली उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है कि बर्ट का साथ जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद लिली बर्ट को इस मिशन में शामिल होने के लिए $20,000 ऑफर करती है। इतनी बड़ी रकम सुनकर बर्ट तुरंत मान जाता है। वैसे भी उसे पैसों के साथ लिली के करीब रहने का मौका मिल रहा था। इसके बाद पूरी टीम एक कंटेनर के रास्ते लास वेगास के अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन शहर की हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जो लास वेगास कभी रोशनी और चमक दमक के लिए मशहूर था, वो अब किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही इन्हें किसी अजीब आवाज का एहसास होता है। लिली तुरंत खतरे को भांप जाती है और सब कुछ छुपने के लिए कहती है। तभी उनके सामने एक टाइगर आता है, लेकिन वो कोई साधारण टाइगर नहीं था। वो भी इस वायरस की चपेट में आकर ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। हालांकि किस्मत से वो टाइगर उन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इसके बाद लिली बर्ट के पास जाकर उससे उसकी गन मांगती है, लेकिन जैसे ही बर्ट उसे गन देता है, लिली उसी गन से उस पर गोली चला देती है। ये देखकर बाकी टीम मेंबर्स हैरान रह जाते हैं और तुरंत लिली पर गन्स तान देते हैं। लेकिन लिली उन्हें समझाती है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें ज़ॉम्बीज को एक ट्रीट देनी होगी, क्योंकि ये साधारण ज़ॉम्बीज नहीं थे, वो इंसानों से डील करना जानते थे। उसका कहना था कि बर्ट को शिकार के तौर पर छोड़ने के बदले ज़ॉम्बीज उन्हें आगे जाने देंगे। वैसे भी बर्ट कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो कैंप में औरतों को परेशान करता था और छोटी बच्चियों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता था। इसलिए लिली के मुताबिक उसका मर जाना ही बेहतर था। तभी अचानक कहीं से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लिली तुरंत सबको छुपने के लिए कहती है, क्योंकि जिन ज़ॉम्बीज का उन्हें इंतजार था वो अब वहां पहुंच चुके थे। कुछ ही देर बाद वहां 2 ज़ॉम्बीज आते हैं, जिनमें से एक ज़ॉम्बी क्वीन थी। वो बर्ट के पास आकर उसे अजीब तरीके से सूंघने लगती है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि आसपास कुछ और इंसान भी छुपे हुए हैं, जिन्होंने रास्ते के बदले उसे ये शिकार दिया है। इसके बाद दोनों ज़ॉम्बीज बर्ट को उठाकर वहां से ले जाते हैं कि वो ज़ॉम्बीज बर्ट को ओलंपस नाम की बिल्डिंग में लेकर जा रहे हैं। ये देखकर केट को लगता है कि शायद गीटा और उसकी साथी भी उसी बिल्डिंग में होंगी। असल में केट उसी वक्त वहां जाना चाहती थी, लेकिन स्कॉट उसे रोक देता है। इसके बाद लिली कहती है कि किसी और मुसीबत के आने से पहले उन्हें जल्दी से कैसीनो की तरफ निकलना होगा। फिर पूरी टीम वहां से आगे बढ़ने लगती है। इसी दौरान हमें ज़ॉम्बी किंग दिखाई देता है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर खड़ा होकर इन्हें जाते हुए देख रहा था। और यहाँ पता चलता है कि ये किंग कोई और नहीं बल्कि वही पहला ज़ॉम्बी था जो मूवी की शुरुआत में आर्मी ट्रक वाले कंटेनर से बाहर निकला था। आगे बढ़ते हुए मारिया स्कॉट से पूछती है कि अगर फिर से किसी को सैक्रिफाइस करने की नौबत आई तो वो क्या करेंगे। इस पर स्कॉट बिना हिचकिचाए कहता है कि ऐसी सिचुएशन में वो मार्टिन को आगे कर देंगे, क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं था। बिली ने उसे सिर्फ उन पर नजर रखने के लिए टीम में भेजा था। इसके बाद हमें बर्ट दिखाई देता है, जिसे ज़ॉम्बीज घसीटते हुए अपने इलाके में ले जाते हैं। उसे देखते ही वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपनी मौत सामने देखकर बर्ट डर के मारे कांपने लगता है। कुछ ही देर बाद वहां ज़ॉम्बी किंग पहुंचता है। उसी दौरान ज़ॉम्बी क्वीन उसके कान में कुछ कहती है, जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनकर किंग और बाकी सारे ज़ॉम्बीज बेहद खुश हो जाते हैं। असल में उनका सपना अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर पूरी दुनिया पर कब्जा करने का था, और शायद इसी खुशी में ज़ॉम्बी किंग बर्ट को मारने के बजाय उसे काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। इसके बाद कहानी वापस स्कॉट और उसकी टीम पर आ जाती है, जो अब एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। उस अंधेरी जगह में हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वहां कई स्लीपिंग ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर साइमन डर जाता है, लेकिन लिली सबको शांत रहने के लिए कहती है। उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए टीम ग्लोइंग लाइट्स जमीन पर फेंकती है, ताकि हल्की रोशनी में रास्ता दिखाई देता रहे। अब सभी लोग बहुत संभल कर कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती भी उन सभी स्लीपिंग ज़ॉम्बीज को जगा सकती थी। इस दौरान चैम्बर्स और मार्टिन सबसे पीछे चल रहे थे। मार्टिन बार बार चैम्बर्स के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चैम्बर्स उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी। उल्टा वो गुस्से में उसे अपने आगे चलने के लिए कहती है। इसी बात से मार्टिन अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है और फिर
मौका मिलते ही वो जानबूझकर ग्लोइंग लाइट्स गलत दिशा में फेंक देता है, जिसकी वजह से चेम्बर्स रास्ता भटककर उस तरफ चली जाती है जहां ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ सो रही थी। लेकिन तभी उसका पैर एक ज़ॉम्बी से टकरा जाता है। हालांकि ज़ॉम्बी के पूरी तरह जागने से पहले ही चैम्बर्स उसे चाकू मारकर खत्म कर देती है, लेकिन उसी दौरान वहां रखा एक पॉड नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज से एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज जागने लगते हैं। अब खुद को बचाने के लिए चैम्बर्स मजबूर होकर फायरिंग शुरू कर देती है। उधर स्कॉट और बाकी टीम, जो लगभग अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर निकलने ही वाले थे, गोलियों की आवाज सुनते ही चेम्बर्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज उन पर भी हमला कर चुके थे। वहीं चेम्बर्स लगातार लड़ते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्टिन एक बार फिर उसे धोखा दे देता है। वो उससे पहले बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और चेम्बर्स अंदर ही फंस जाती है। जब माइक सिर्फ मार्टिन को अकेले वापस आते देखता है तो वो तुरंत उससे पूछता है कि चेम्बर्स कहाँ है, क्योंकि उसने उसे मार्टिन के पीछे आते हुए देखा था। लेकिन तभी अचानक चेम्बर्स खिड़की तोड़कर उनके सामने आ जाती है। हालांकि अब तक ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। बाकी टीम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। अब चेम्बर्स का बचना लगभग नामुमकिन था, इसलिए माइक भारी दिल से उसके पेट्रोल कैन पर गोली चला देता है और अगले ही पल वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें चेम्बर्स के साथ वो सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। कुछ देर बाद टीम आखिरकार उस कैसीनो बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, जहां वॉल्ट में रखे पैसों को लेकर उन्हें वापस निकलना था। बिल्डिंग के अंदर भी कुछ ज़ॉम्बीज मौजूद थे, लेकिन बाकी जगहों की तुलना में यहाँ उनकी संख्या काफी कम थी, इसलिए टीम उन्हें आसानी से मार देती है। इसके बाद वहां का माहौल देखकर केट निराश होकर कहती है कि उसे नहीं लगता गीता अब भी जिंदा होगी, लेकिन लिली उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि उम्मीद मत छोड़ो। वो बताती है कि कुछ दिन पहले भी एक आदमी यहाँ आया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो इंसान 3 दिन बाद सही सलामत वापस लौट आया था। अब आगे बढ़ते हुए इन्हें वहां कुछ गिरे हुए मैप्स दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर साफ पता चल जाता है कि बिल्ली ने इनसे पहले भी कई लोगों को इस मिशन पर भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया। इसके बाद स्कॉट पूरी टीम को 2-2 लोगों की जोड़ी में बांट देता है। मार्टिन और लिली को बाहर निगरानी रखने के लिए भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मरियान सारे पेट्रोल कैंस लेकर छत पर जाती है ताकि हेलीकॉप्टर को तैयार कर सके, और आखिर में सभी को इसी में बैठकर यहाँ से निकलना था। उधर स्कॉट अपनी बेटी केट के साथ जाकर जनरेटर चालू कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग की बिजली वापस आ जाती है। तब तक माइक और विल साइमन को लेकर कैसीनो वॉल्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच बाहर मार्टिन लिली से पूछता है कि आखिर वो इस मिशन का हिस्सा क्यों बनी, क्या उसे पैसों की जरूरत है, जिस पर लिली बताती है कि वो उन पैसों से कैंप में रहने वाले लोगों की मदद करना चाहती है, जिन्होंने इस महामारी में अपना घर परिवार सब कुछ खो दिया था। ये सुनने के बाद मार्टिन लिली के सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि अगर लिली ज़ॉम्बी क्वीन का ब्लड सैंपल लेने में उसकी मदद करे तो वो बिली से कहकर कैंप में रहने वाले उन सभी बेघर लोगों की मदद करवाएगा। ये सुनते ही लिली उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो हवा में फायरिंग करके ज़ॉम्बी क्वीन को अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइमन, माइक और विल रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को मारते हुए आखिरकार कैसीनो वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। वॉल्ट को देखते ही साइमन खुशी से भर जाता है, क्योंकि इस लेजेंडरी तिजोरी को खोलना उसका हमेशा से सपना था। लेकिन असली मुश्किल अब उनके सामने थी। वॉल्ट के बाहर उन्हें कई इंसानों के कंकाल दिखाई देते हैं। ये उन्हीं लोगों के थे जो इनसे पहले इस मिशन पर आए थे। दरअसल वॉल्ट के आगे कई डेडली सिक्योरिटी पॉइंट्स लगे हुए थे। अगर किसी ने गलती से भी उन पर पैर रख दिया तो हर तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती। मतलब एक छोटी सी गलती और सीधा मौत से सामना। हालांकि एक अच्छी बात यह थी कि ये सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ एक बार एक्टिवेट होता था, यानी अगर किसी तरह इसे ट्रिगर कर दिया जाए तो इसे रीसेट होने में पूरे 24 घंटे लगते। तभी विल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नीचे जाकर एक ज़ॉम्बी पकड़कर ऊपर ले आता है। असल में वो उस ज़ॉम्बी को आगे भेजकर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट करवाना चाहते थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी उन पर ही हमला कर देता है। इसलिए विल उसे मार देता है और एक दूसरा ज़ॉम्बी पकड़कर लाता है। इस बार वो लोग उसे खाने का लालच देकर आगे भेजते हैं। जैसे ही वो ज़ॉम्बी ट्रिगर पॉइंट पर पैर रखता है, अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन उसी के साथ सारे सिक्योरिटी पॉइंट्स एक्टिवेट होकर बंद भी हो जाते हैं और आखिरकार उनके सामने वो वॉल्ट आ जाता है। उधर दूसरी तरफ मार्टिन और लिली के जाल में अब ज़ॉम्बी क्वीन फंस चुकी थी।
जॉम्बी क्वीन ये सोचकर वहां आई थी कि शायद इंसानों ने उसके लिए कोई शिकार छोड़ा होगा, लेकिन जब उसे वहां कुछ नहीं मिलता तो वो गुस्से से भड़क उठती है। मगर उसके हमला करने से पहले ही मार्टिन उस पर रोप फेंककर उसे पकड़ लेता है। अपनी क्वीन को खतरे में देखकर एक दूसरा ज़ॉम्बी मार्टिन पर हमला कर देता है। वो उसे काट पाता उससे पहले ही लिली उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद मार्टिन ज़ॉम्बी क्वीन के पास जाकर उसका गला काटने लगता है। ये देखकर लिली गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि मार्टिन को सिर्फ उसका ब्लड सैंपल चाहिए। लेकिन मार्टिन अपने बॉस को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी बीच हमें गीता और उसकी साथी दिखाई देती हैं, जो इस समय ज़ॉम्बी किंग के कब्जे में थीं। ज़ॉम्बी किंग अब उन्हें काटने ही वाला था कि तभी उसे ज़ॉम्बी क्वीन की चीख सुनाई देती है। अपनी क्वीन की आवाज सुनते ही वो तुरंत वहां से निकल पड़ता है। उधर स्कॉट टीवी पर न्यूज देखकर पूरी टीम को अपने पास बुलाता है। दरअसल न्यूज में बताया जा रहा था कि जनता के दबाव में आकर सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। लास वेगास पर जो न्यूक्लियर बम 4 दिनों बाद गिराया जाने वाला था, अब उसे उसी दिन गिराया जाएगा और उसमें सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। मतलब अब उनके पास मिशन पूरा करके वहां से निकलने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। वहीं दूसरी तरफ मारिया ने छत पर हेलीकॉप्टर को चालू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर अचानक आग पकड़ लेता है। हालांकि मैरियन किसी तरह आग बुझा देती है, लेकिन अब वो हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह किस्मत के भरोसे था। अब स्कॉट और बाकी टीम मेंबर्स भी वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां साइमन पूरी कोशिश से उस तिजोरी को खोलने में लगा हुआ था। तभी स्कॉट उससे पूछता है कि वॉल्ट खोलने में और कितना समय लगेगा, लेकिन साइमन, जो लगभग उसे खोलने ही वाला था, स्कॉट की बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस वजह से वो गुस्से में स्कॉट से कहता है कि ये दुनिया के सबसे हाईटेक वॉल्ट्स में से एक, अगर इसे खोलते वक्त उससे जरा सी भी गलती हो गई तो सिक्योरिटी लॉक एक्टिवेट हो जाएगा और फिर यह तिजोरी कभी नहीं खुलेगी। साइमन को परेशान देखकर बाकी सभी लोग शांत हो जाते हैं और कोई भी उसे न्यूक्लियर अटैक वाली न्यूज के बारे में नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी किंग अपनी क्वीन को ढूंढते हुए उसकी लाश तक पहुंच जाता है। अपनी पत्नी का कटा हुआ शरीर देखकर वो अंदर से टूट जाता है। वो उसकी लाश को उठाकर बाकी ज़ॉम्बीज के सामने ले जाता है। फिर वो अपनी क्वीन का पेट फाड़कर अपने बच्चे को बाहर निकालता है, लेकिन उसका बच्चा भी मर चुका था। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पूरी आर्मी के सामने इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। लेकिन इन सब बातों से बेखबर स्कॉट और उसकी टीम अभी भी वॉल्ट के अंदर थे, जहां साइमन आखिरकार अपनी स्किल्स की मदद से उस तिजोरी को खोल देता है। वॉल्ट के अंदर पड़े 200 मिलियन यूरो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इतना पैसा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसके बाद सभी लोग जल्दी जल्दी उन पैसों को बैग्स में भरकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो पूरा वॉल्ट खाली कर देते हैं, लेकिन तभी स्कॉट को एहसास होता है कि उसकी बेटी केट वहां मौजूद नहीं है। ये देखते ही वो घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन केट उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इसी दौरान हमें ज़ॉम्बी किंग और उसकी पूरी आर्मी दिखाई देती है, जो अब गुस्से में कैसीनो की तरफ बढ़ रही थी। उधर केट उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक गाड़ी के अंदर छुपी हुई थी। दरअसल वो अकेले ही गीता को ढूंढने निकल गई थी। जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज वहां से निकलते हैं, केट मौका देखकर उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है जहां ज़ॉम्बीज रहा करते थे। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बाकी ज़ॉम्बीज भले ही वहां से जा चुके थे, लेकिन इन्फेक्टेड बर्ड अभी भी उसी बिल्डिंग में मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ सारे ज़ॉम्बीज अब कैसीनो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके थे। इससे अनजान स्कॉट और मरिया केट को ढूंढते हुए जैसे ही एलिवेटर खोलते हैं, अंदर से कई खतरनाक ज़ॉम्बीज बाहर निकल आते हैं और सीधे मरिया की गर्दन तोड़कर उसे वहीं मार डालते हैं। इसके बाद वो स्कॉट पर भी हमला करने लगते हैं। तभी हमें एहसास होता है कि ये कोई साधारण ज़ॉम्बीज नहीं थे, लेकिन स्कॉट भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक एक करके उन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद बाकी टीम मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और स्कॉट को लेकर दूसरे रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं। उधर साइमन और विल भी वॉल्ट से निकलने ही वाले थे कि तभी एलिवेटर टूटकर खुल जाता है और वहां ढेर सारे ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए विल और साइमन तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी टीम दूसरे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मार्टिन उनसे पहले बाहर निकलकर उस रास्ते को लॉक कर देता है। ये देखकर लिली गुस्से में उससे सवाल करती है, लेकिन मार्टिन सच बता देता है। वो कहता है कि उनके बॉस बिली को कभी इन पैसों से मतलब था ही नहीं। उनका असली मिशन ज़ॉम्बी क्वीन का ब्लड सैंपल हासिल करना था।
जिस बैग में क्वीन का कटा हुआ सिर रखा था वो उन करोड़ों पैसों से भी ज्यादा कीमती था। मार्टिन बताता है कि बिल्ली क्वीन के खून से बायो वेपन बनाकर अरबों कमाना चाहता है और ये पूरा पैसा वाला मिशन सिर्फ उन सबको लालच देकर इस्तेमाल करने का तरीका था। इतना कहकर मार्टिन वहां से भाग जाता है। उधर एलिवेटर से अब ज़ॉम्बी किंग बाहर निकल आता है। विल और साइमन उस पर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी किंग ने मेटल हेलमेट पहन रखा था जिसकी वजह से गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब विल मजबूर होकर उससे हाथापाई करने आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी किंग किसी आम इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसके सामने टिक पाना लगभग नामुमकिन था। विल पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किंग को छू तक नहीं पाता। किंग उसे बुरी तरह पटक पटक कर घायल कर देता है। आखिर में जब ज़ॉम्बी किंग विल को काटकर इन्फेक्टेड करने ही वाला होता है, तभी पीछे से साइमन आकर उसकी जान बचा लेता है। विल को बचाने के लिए साइमन उसे वॉल्ट के अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के चक्कर में साइमन खुद उस शैतान का शिकार बन जाता है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो ज़ॉम्बी क्वीन का कटा हुआ सिर लेकर वहां से भाग रहा था, लेकिन शुरू से ही उसे उस बैग में कुछ अजीब लग रहा था। इसी शक की वजह से वो रास्ते में बैग खोलकर चेक करता है, लेकिन अंदर एक मामूली मशीन रखी हुई थी। असल में लिली को शुरुआत से ही मार्टिन पर शक था, इसलिए उसने पहले ही बैग बदल दिया था। अब मार्टिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो ज़ॉम्बी टाइगर अचानक उस पर हमला कर देता है। वो अपने पंजों से मार्टिन के चेहरे को बुरी तरह नोच डालता है और आखिर में अपने जबड़ों से उसका सिर अलग कर देता है। उधर दूसरी तरफ स्कॉट, लिली और माइकी मार्टिन की वजह से रास्ते के बीच में फंस चुके थे, लेकिन लिली अपनी कटर मशीन की मदद से दरवाजा तोड़ देती है और वो तीनों किसी तरह कसीनो के अंदर पहुंच जाते हैं। मगर अंदर का नजारा और भी भयानक था। वहां ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी मौजूद थी जो इन्हें देखते ही इन पर टूट पड़ती है। ये लोग लगातार फायरिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। लड़ते लड़ते इनके हथियारों की गोलियां भी खत्म होने लगती हैं। इसी दौरान कुछ ज़ॉम्बीज माइकी को पकड़कर काट लेते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो अपने पास मौजूद सारे ग्रेनेड्स की पिन खींच लेता है और अगले ही पल वहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें माइकी के साथ साथ वो सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। इसके बाद स्कॉट और लिली किसी तरह वहां से भागकर ऊपर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं, जहां मैरियन अभी भी हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने में लगी हुई थी। लेकिन तभी वहां ज़ॉम्बी किंग पहुंच जाता है। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि उसी समय लिली अपने बैग से क्वीन का कटा हुआ सिर निकालकर उस पर गन तान देती है। फिर वो उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो क्वीन का सिर उड़ा देगी। अपनी क्वीन की वजह से किंग मजबूर होकर वहीं रुक जाता है। उसी दौरान किस्मत से हेलीकॉप्टर भी चालू हो जाता है। अब जैसे ही स्कॉट और लिली वहां से निकलने लगते हैं, ज़ॉम्बी किंग गुस्से से बौखला उठता है और जैसे ही लिली का ध्यान उससे हटता है, वो पास पड़ा एक वेपन उठाकर सीधे लिली के शरीर में घोंप देता है। लेकिन मरने से पहले लिली क्वीन का सिर नीचे फेंककर पूरी तरह नष्ट कर देती है। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग अपना आपा खो बैठता है। तब तक स्कॉट और मारिया ने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उड़ान के दौरान मरियान स्कॉट से पूछती है कि बाकी टीम मेंबर्स कहाँ हैं। इस पर स्कॉट भारी दिल से उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि अब उन दोनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन स्कॉट को पूरा यकीन था कि उसकी बेटी केट गीटा को ढूंढते हुए ज़ॉम्बीज वाली बिल्डिंग में गई होगी। इसीलिए वो मैरियन से हेलीकॉप्टर उसी बिल्डिंग के ऊपर रोकने के लिए कहता है और फिर अकेले ही केट को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ केट अभी भी गीता को ढूंढते हुए उस बिल्डिंग में घूम रही थी और आखिरकार उसे गीता और उसकी साथी मिल ही जाती हैं। एक दूसरे को सही सलामत देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी इन्फेक्टेड बर्ड अचानक उन पर हमला कर देता है और गीता की दोस्त को मार डालता है। वो केट पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला देती है। मगर तभी ज़ॉम्बी किंग अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच जाता है। केट हिम्मत नहीं हारती और एक एक करके कई ज़ॉम्बीज को मार गिराती है, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी किंग उनकी तरफ बढ़ने लगता है, उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उन लोगों को लगने लगता है कि उनकी मौत तय है, लेकिन तभी सही वक्त पर स्कॉट वहां पहुंचता है और बाजूका से हमला करके ज़ॉम्बी किंग को उड़ा देता है। मौका मिलते ही केट, गीता और स्कॉट भागकर छत पर पहुंच जाते हैं, मगर वहां हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था। स्कॉट को लगता है कि मेरियन उन्हें छोड़कर भाग गई, लेकिन तभी अचानक मेरियन हेलीकॉप्टर लेकर उनके सामने आ जाती है। दरअसल वो हेलीकॉप्टर को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए छुपाकर बैठी हुई थी।
आखिरकार सभी लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी किंग भी वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर मरियन तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां से दूर ले जाने लगती है, मगर ज़ॉम्बी किंग एक लंबी छलांग लगाकर सीधे हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है। उसके आते ही हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। हालांकि मरियन किसी तरह हेलीकॉप्टर को संभाल लेती है। इसी दौरान स्कॉट ज़ॉम्बी किंग पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन वो हर बार उसके हमलों से बच जाता है और उल्टा स्कॉट पर ही भारी पड़ने लगता है। दोनों के बीच चल रही इस लड़ाई में अचानक एक गोली जाकर सीधे मरियन को लग जाती है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी वो हेलीकॉप्टर का कंट्रोल नहीं छोड़ती, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान में आती हुई उस न्यूक्लियर मिसाइल पर पड़ती है जो तेजी से लास वेगास की तरफ बढ़ रही थी। उधर ज़ॉम्बी किंग को स्कॉट पर हावी होता देखकर केट भी उस पर हमला करती है, लेकिन किंग के सिर पर खून सवार था। आखिरकार वो स्कॉट को काटकर इन्फेक्टेड कर देता है और उसी पल वो न्यूक्लियर बॉम्ब नीचे गिरकर फट जाता है। उस तेज धमाके और चमक की वजह से ज़ॉम्बी किंग कुछ पल के लिए कुछ देख नहीं पाता। स्कॉट इसी मौके का फायदा उठाता है और गोली मारकर उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। अब तक हेलीकॉप्टर लास वेगास से काफी दूर निकल चुका था, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट की शॉक वेव्स उससे टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्रैश हो जाता है। इस भयानक क्रैश में सिर्फ केट ही जिंदा बचती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि मारियाने और गीता दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसका फादर यानी स्कॉट अभी भी जिंदा था। हालांकि अब उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि ज़ॉम्बी किंग के काटने की वजह से वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा था। तभी स्कॉट वॉल्ट से चुराए हुए कुछ पैसे केट को देता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी मां को मारना उसकी मजबूरी थी। ये सुनकर केट रो पड़ती है और आखिरकार अपने फादर को माफ कर देती है, लेकिन अब वायरस का असर स्कॉट पर साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए केट भारी दिल से अपने ही हाथों से अपने फादर को गोली मार देती है। इसके बाद हमें पूरा लास वेगास दिखाई देता है, जो न्यूक्लियर अटैक के बाद राख में बदल चुका था। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि विल अभी भी जिंदा था। दरअसल जिस वॉल्ट में विल बंद था वो इतना मजबूत था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसके बाद विल पैसों से भरे बैग्स लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां वो एक एयर होस्टेस से प्राइवेट प्लेन की मांग करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर वो साफ मना कर देती है। मगर जैसे ही विल उसके सामने पैसों की गड्डियां रखता है, वो तुरंत मान जाती है। इसके बाद विल प्राइवेट प्लेन में बैठकर मेक्सिको के लिए उड़ान भर देता है, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। जब वो वॉशरूम में जाकर खुद को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। यानी अब विल भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने वाला था। और इसी के साथ ये साफ हो जाता है कि मौत और इन्फेक्शन का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आए हो तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मेरी बाकी और भी वीडियोस जाकर देख सकते हो। यकीन मानिए आपको मेरे दूसरे वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगे।